नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया। आज के अपराध की घटना पुरानी है, लेकिन खुलासा हालिया है, हाल फिलहाल का है। प्रांत है बिहार, जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में एक थाना है पुपरी। पुपरी के गांव हरदिया से 29 अप्रैल 2022 को एक महिला लड्डू देवी, पति का नाम शशिनाथ झा, वो उपस्थित हुई और उन्होंने ये बताया कि मेरा 24 साल का बेटा आशीष झा 27 अप्रैल 2022 को दिल्ली से घर वापस आते समय दरभंगा में उतरा। मुझे फ़ोन किया शाम को कि मैं 4 बजे फ़ोन किया कि मैं दरभंगा पहुंच गया हूं, जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। माँ ने बताया कि मैं घंटों इंतज़ार करने के बाद मैंने सोचा कि शायद बस नहीं मिली या आने जाने का साधन नहीं मिला। मैंने फिर फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया। मैंने सोचा शायद लंबी दिल्ली से यात्रा करके यहाँ तक आया है, बैटरी डाउन हो गई हो। पूरी रात इंतज़ार किया। अगले दिन दोपहर बाद मैं और मेरे पति, हम दोनों लोग दरभंगा बस अड्डे तक पहुँचे, रेलवे स्टेशन या बस अड्डा जहाँ से उसने फ़ोन किया था। और वहाँ से सीतामढ़ी के उस अपने गांव हरदिया आने के जो पॉपुलर रास्ते हैं, उन सब को अच्छी तरह से देखा। जहाँ जहाँ बसें या सवारियाँ रुकती हैं, वहाँ दुकानदारों से पूछा। सारी कोशिश, सारा प्रयत्न कर लिया, लेकिन बेटे आशीष झा का कोई पता नहीं लगा। थाने वालों का जो ये रटा रटाया जवाब है, अरे भाई देखो कहीं चला गया होगा, दोस्तों के साथ होगा। ज़्यादा आप जोर दीजिए कि अरे नहीं साहब ऐसे कोई दोस्त नहीं है, दोस्त भी होते मोबाइल क्यों ऑफ होता। तो उसका जवाब है कि ज़रूर किसी न किसी लड़की के साथ होगा। लड़की गायब हो जाए तो फ़ौरन ये कहेगी पुलिस कि फिर से देखो किसी से यारी दोस्ती या इश्क मोहब्बत में भाग गई होगी। बहरहाल पुलिस ने उन्हें टाल दिया। तीसरे चौथे दिन वो फिर पहुंचे। फिर उन्होंने कहा कि अरे भाई किसी लड़की के साथ जाएगा तो मोबाइल फ़ोन ऑन रखेगा क्या? रोज़ रोज़ चले आते हो मुंह उठा के, जाके ढूंढो, आ जाएगा भी हफ्ते 10 दिन में। हफ्ते हो गए, 10 दिन हो गए, महीने हो गए, फिर महीनों गुजर गए। थाने से इस तरह से झुड़की मिलने के बाद वो एसडीओपी के कार्यालय गए। वहाँ उन्होंने बातचीत की। एसडीएम डिप्टी कलेक्टर के यहाँ गए, फिर उसके बाद एसपी के यहाँ गए, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गए, वकीलों के पास गए। सब जगह धक्के खाते वो अपनी बात कहते, रोते बिलखते, लेकिन कहीं भी उनके बेटे आशीष का पता नहीं चला। अंत में उन्हें पता लगा कि उनके ज़िले में सीतामढ़ी में एक नए एसपी आए हैं, मनोज कुमार तिवारी। लिहाजा उन्होंने ये डिसाइड किया कि नए सिरे से एक बार फिर एसपी साहब के पास जाकर अपनी इस व्यथा को दोहराएंगे। सवेरे पहुंच गए। मिलने वालों की लाइन लगी थी। आप जानते हैं कहीं भी मिलने वालों में जो बेचारा जिसका कोई नहीं है, वो लाइन लगाकर या कुर्सी पर आगंतुक कक्ष में बैठा रहता है और इसी बीच वीआईपी मिलने वाले धड़ाधड़ मिलते रहते हैं। दोपहर बाद 2 बजे के आसपास इनका बेचारों का नंबर आया। पहुँचे। कप्तान साहब ने बहुत ही पेशेंस से इनकी समस्या को सुना। इन्होंने बताया साहब 2 साल हो गए, हमारे बच्चे का यही नहीं पता लग रहा है कि वो दुनिया में है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसके अवशेष मिले हमें, उसकी बॉडी मिले हमें, और अगर है तो ये पता लगे कि क्यों हम लोगों से दूर, क्योंकि हम लोगों से कोई झगड़ा नहीं था, हम लोगों से कोई उसकी बातचीत नहीं ऐसी हुई थी कि वो घर छोड़कर चला जाए, न ही हम लोगों की जानकारी में ऐसा कोई कारण है कि वो हमको छोड़कर कहीं और चला जाए। बात को बहुत गंभीरता से सुनने के बाद उन्हें अपने कक्ष में ही एसपी सीतामढ़ी ने बिठाया और फ़ोन करके थाना पुपरी के
थानाध्यक्ष से बात की कि क्या वजह है, क्यों ऐसा नहीं हो पाया, क्या उन लोगों का टेक है इस पर, क्या उनकी समझ है इस पर। तो फ़ोन सुनते ही उन्होंने कहा कि साहब जवान लड़का था 24 साल का, कहीं चला गया। हम लोगों ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन घर वालों ने ज़्यादा कोशिश नहीं की, यानी उनके प्रयासों में कमी थी। अगर उन्होंने अच्छी तरह से प्रयास किया होता या पुलिस की मदद की होती तो हम लोग अब तक ढूंढ लेते। वही बने बनाए किस्से, बने बनाए रेडीमेड बहाने कि साहब वो इन्हीं की गलती थी, इनसे मैंने ये मांगा था, इनसे मैंने वो मांगा था, ये नहीं बता रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं, जबकि ये सिर्फ टालने वाली बातें होती हैं। उसका फ़ोन नंबर था, फ़ोन के कॉल डिटेल को निकलवाना चाहिए था, लोकेशन को मैच करना चाहिए था कि दरभंगा से उसने अपनी माँ को फ़ोन किया था। अंतिम कॉल यानी जब माँ को फ़ोन किया था तो लोकेशन उसकी जहाँ से उसने फ़ोन किया था वहाँ आनी चाहिए। वहाँ के बाद कितनी दूर पर वो स्विच ऑफ हुआ, स्विच ऑफ जहाँ हुआ है उसके आसपास क्या परिस्थितियाँ थीं, उनको जोड़ा जाना चाहिए उसके दैनिक दिनचर्या से या परिवार से या गांव से, तब पता लगता। लेकिन बस वही है कि काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है, हाथ पैर नहीं चलाना है, कोशिश नहीं करनी है, इसलिए इधर उधर की बातें करके टाल दी गई। एसपी मनोज तिवारी को ये समझने में देर नहीं लगी कि लापरवाही पुलिस की ही है। उन्होंने फौरन इंस्पेक्टर से कहा कि मैं दरखास्त भेज रहा हूँ, इसमें एफआईआर के आदेश कर रहा हूँ, ये एफआईआर आप फौरन दर्ज कर लें। उधर से इंस्पेक्टर ने कहा कि साहब वो गुमशुदगी लिखी है मैंने, मैं उसी को तरमीम कर दूंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, 2 साल हो गए, अगर आपको तरमीम करना था तो पहले ही तरमीम करके इसकी विवेचना करते। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आज जो एप्लीकेशन मेरे समक्ष आई है मैं उस पर एफआईआर करने के आदेश कर रहा हूं और उस पर फौरन आदेश करके विवेचना शुरू करिए। कोई दिक्कत हो हमें बताइए, कोई टेक्निकल सपोर्ट की आवश्यकता हो हमें बताइए, हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये बहुत ही खराब बात है, बहुत ही गलत बात है कि 2 साल से किसी बच्चे के परिजन दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं और अब तक एफआईआर भी नहीं हुई है। फिर 18 फरवरी 2024 को शशिनाथ झा के बेटे के अपहरण की प्रॉपर एफआईआर थाने पर लिखी गई। पुलिस ने अपना काम शुरू किया और एसपी ने भी इतना पेन लिया कि हर दिन इस केस की विवेचना की अपडेट लेते रहे। पुलिस ने वही शुरू किया। हालांकि 2 साल पुरानी सीडीआर मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि सीडीआर का डाटाबेस भी इतना भारी भरकम होता है कि रिट्रीव करके मंगा के और फिर स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है। असंभव नहीं है लेकिन मुश्किल होता है। हुआ फिर वही, लड़के की गुमशुदा की सीडीआर निकाली गई। अंतिम लोकेशन उसने जहाँ से अपनी माँ को फ़ोन करने को कहा था वही लोकेशन आई। फिर पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। गांव में जब गए और पता लगा तो पता ये लगा कि वहाँ गांव की ही एक लड़की से इसके संबंध थे। अच्छा, पता भी किसने बताया या जानकारी भी किसने दी? यंगस्टर्स ने कहा कि जब से इस लड़की की शादी हो गई थी तब से अपने फेसबुक पर इस लड़की के साथ की अपनी फोटो आशीष पोस्ट करता रहा था। दोस्तों ने मना भी किया कि भाई अब उसकी शादी हो गई, वो अपने घर चली गई, पति के साथ है, ससुराल वाले हैं, अब तुम्हारी इन फोटो का कोई औचित्य नहीं है और ये गंभीर परिणाम की तरफ भी तुमको ले जा सकते हैं। लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद क्या हुआ ये पता नहीं है। पुलिस ने फौरन उस लड़की के घर वालों से पूछताछ की। पूछताछ में ये पता लगा कि इसकी शादी दरभंगा के ही एक राजीव कुमार नाम के लड़के से हुई है, जो बहादुरपुर का रहने वाला है और बहादुरपुर से थोड़ा पहले ही उसकी अंतिम कॉल आई थी। पुलिस ने कड़ी से कड़ी को जोड़ना शुरू किया। बहादुरपुर पहुंचकर वहां भी पता लगाया गया तो ये पता लगा कि साहब ये जो लड़की का जो पति है राजीव कुमार, उसके कुछ मित्र भी हैं जो यहीं रहते हैं और मित्रों के नाम वहाँ सार्वजनिक रूप से पता लग गए। राजीव कुमार मिश्रा, मोहन कुमार,
नीरज कुमार झा। पुलिस ने इनमें से जैसे ही पुलिस आई, खोजबीन शुरू हुई, अखबारों में ये निकल गया कि 2 साल बाद एक बच्चे के अपहरण की FIR लिखी गई है। जिसके मन में चोर होता है वो हमेशा आँख और कान दोनों खुले रखता है कि अब लगता है कि हमारी तरफ पुलिस बढ़ रही है या इशारा हो रहा है। तो सारे लोग भाग गए और अंत में अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने और अरविंद से पूछताछ शुरू हुई। बाकी लोग कहाँ हैं? आप जानते हैं कि साधारण रूप से अगर पूछा जाएगा तो आदमी सबसे पहले छूटते ही बताएगा कि अरे साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं तो उस दिन रांची में था, मैं तो पटना गया था। पहला जवाब, आप जो पुलिस अधिकारी, हमारे बहुत सूधी श्रोताओं में पुलिस अधिकारी भी हैं, अगर किसी ने किसी मुलजिम से या एक्यूज से अच्छी तरह इंटरोगेशन की है तो आप जानते हैं कि छूटते ही पहला काम तो ये बताएगा मैं था ही नहीं, मैं मौके पर ही नहीं था। ये कभी कोई नहीं बताया कि नहीं साहब मैं मौके पे था लेकिन घटना मेरे सामने नहीं हुई थी। बिल्कुल पहली फुर्सत में बता देगा कि मैं वहाँ पर था ही नहीं। बहरहाल वही अरविंद कुमार के साथ फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। पुलिस ने कस के सांस्कृतिक कार्यक्रम किया और थोड़ी देर, चूंकि समय लंबा हो गया था, तमाम बहाने उनके जहन में चल रहे होंगे कि पुलिस पकड़ेगी तो हम क्या बताएंगे। इनको बताया, उनको बताया, इनको पता है, उनको पता है। पान की दुकान पे उन्होंने कल ही हमसे ये जिक्र किया है कि उसका ये हो गया है, उसका वो हो गया है। इस तरह के किस्से कहानी सुनते सुनते जब पुलिस ने बड़े वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया तो फिर उसने कहा साहब अब मैं सब सही सही बताता हूँ। फिर उसने पूरी बात बताई। उसने ये बताया कि राजीव हम लोगों के मित्र हैं। राजीव की शादी वहीं हरदिया गांव में जिस लड़की से हुई थी उसका किसी लड़के, यानी इसी लड़के आशीष झा से कोई पुराना संबंध रहा होगा। शादी हो गई, लेकिन शादी होने के पहले कभी उसने उस लड़की की या उस लड़की के साथ की कोई फोटो पोस्ट नहीं की थी। लेकिन शादी होने के तुरंत बाद से वो उस लड़की की, गांव की ही लड़की थी, साथ में उठना बैठना था, तमाम जगह उसने फ़ोटो खींची, कुछ अंतरंग फ़ोटो भी खींची, उसको फेसबुक पर शेयर करना शुरू कर दिया। राजीव ने हम लोगों से संपर्क किया कि भाई इसका कैसे इंतज़ाम किया जाए, अगर हम इसका इंतज़ाम नहीं करेंगे तो ये हमें समाज में बदनाम कर देगा। अभी हम ही लोगों को पता है कि ये फ़ोटो फेसबुक पे चल रही हैं, कल को और लोगों को पता लगेगा, मेरी बदनामी होगी। अरविंद ने बताया कि हम सभी दोस्तों ने मिलकर समझाया कि उस लड़के से बात करते हैं, उस लड़के को समझाते हैं, या लड़के के घर वालों से बात करते हैं कि अब लड़की की शादी हो गई है, उसका ये सब करना सर्वथा अनुचित है। लेकिन राजीव इस बात पर राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं उस गांव के कुछ लड़कों को जानता हूं जो उसके संपर्क में हैं, मैं उनसे बात कर लूँगा और तुम्हें लोकेशन बताता रहूँगा। जब भी वो गांव के बाहर मिल जाए या कहीं इधर आए या उसको मैं उसी लड़के के जरिए दरभंगा बुलवा लूँ तो फिर उसका यही काम तमाम हो जाना चाहिए। और फिर यही हुआ। उस लड़के की दिल्ली से घर आने की सूचना मिल गई, जिससे उसकी बात हुई थी। कॉल में वो है और पुलिस ने उससे पूछताछ की थी तो उसने यही बताया था कि साहब मुझसे अरविंद ये कांस्टेंट टच में थे कि वो कब आता है हमें बताना, हम लोगों को कुछ बातें उससे करनी है। क्या बात करनी है ये अरविंद ने और उनके साथ के लोगों ने कभी नहीं बताया था। मैंने बताया कि वो आया है, दरभंगा उतरेगा और दरभंगा से फिर फला चौराहे से या फला जगह से गाड़ी लेके गांव अपने हरदिया तक आएगा पुपरी के। उसने ऐसा ही किया। जब वो वहां पर उतरा तो इन लोगों में से एक जो उसे पहचानते थे उसे पहचान लिया। जब वो थोड़ा आगे निकला तो उसे पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, उसका मुंह बांध दिया, उसका आंखों में पट्टी लगा दी, हाथ पैर बांध लिए और अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मतलब ये कोई बहुत ही असामान्य बात नहीं है, कम से कम बिहार के लिए। अपहरण कर लेना या मार देना, आप हर दिन
ऐसे किस्से पहले तो बहुत ज़्यादा थे, थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन अभी भी ये किस्से बार बार जिले जिले दोहराए जाते हैं। ले गए, उसके बाद उसे मार डाला। मारने के बाद बहादुरपुर के ही एक बाग में गहरा गड्ढा खोदकर उसे उसमें डाल दिया, मिट्टी पूरी डाल के उसे प्लेन कर दिया। उसके ऊपर तमाम घास फूस छप्पर तक पुराने जो मिल गए वो डाल दिए, ताकि दूर से ये पता न लगे कि यहाँ की मिट्टी ताजी ताजी खोदी गई है। उसके बाद उसको वॉच करते रहे, वहाँ न कोई आने जाने वाला था, और इसी बीच में पानी भी बरसा। पानी बरसने से वो फिर उसका ये मिट्टी का ये स्वभाव कि ताजी खुदी हुई है कि नहीं है, ये भी पानी बरसने के बाद ख़त्म हो गई। सब अपनी अपनी जगह निश्चिंत हो गए। हम लोगों को कभी सपने में भी नहीं लगा कि पुलिस हम तक पहुंचेगी। बात सीतामढ़ी की है। गाड़ा हम लोगों ने बहादुरपुर के पास एक बगीचे में दफनाया है, उसको गाड़ा है, दबाया है और मिट्टी के भीतर किया है। हम लोग बहुत इत्मीनान से थे। तभी एक दिन सीतामढ़ी के अखबारों में निकला कि 2 साल पहले गायब हुए लड़के की FIR नए कप्तान साहब ने दर्ज कराई। फौरन ये बात लीक होकर वहाँ पहुँची। कप्तान ने कुछ वहाँ मतलब सख्त टाइप का वो SP था, और उसके कई इस तरह की घटनाएं जो पुरानी थीं और लोगों ने उसको ओपन नहीं किया था, वो उसने खोली थी। और फिर हुआ भी वही, एक दिन पुलिस हमारे गांव में आ गई, पूछताछ शुरू हुई। 2 साल पहले की बात थी, गांव वाले कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रहे थे। पुलिस ने उसमें राजीव के दोस्तों में अरविंद को सबसे पहले स्पॉट किया, और फिर अरविंद से जो पूछताछ हुई मैंने आपको बता दी कि क्या क्या उसने बताया था। उसके बाद फिर एक एक करके सारे उठाए गए। पति राजीव कुमार, नीरज कुमार मिश्रा, मोहन कुमार, प्रदीप कुमार, ये सब गिरफ्तार किए गए। इन लोगों को लेकर एक टीम भेजी गई वहाँ पर दरभंगा। सीतामढ़ी से एक टीम दरभंगा भेजी गई, जहाँ पर शव के अवशेष को प्राप्त करने के लिए या शव के अवशेष को ढूंढने के लिए पुपरी के DSP अंतनु दत्ता और एक दंडाधिकारी और थे उनके साथ उस जगह पर जहां इन लोगों ने गाड़ना बताया था, उस जगह पर मिट्टी की खुदाई की गई। तो नीचे आशीष का पूरा कंकाल, मैं उस समय पहने गए कपड़ों के, बाकी तो कपड़े सड़ गए थे, लेकिन अंडरवियर की इलास्टिक और मोजा बिल्कुल सही सलामत था। उससे उसकी पहचान भी हो गई, DNA सैंपलिंग भी कर ली गई। बाद में DNA का मिलान कराया जाएगा फॉरेंसिक लैब में भेजकर। बहरहाल ये सब पकड़े गए, कंकाल बरामद हुआ, और इन लोगों की लिखा पढ़ी करके इन्हें जेल भेज दिया गया। माँ यही चीज़ बार बार, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो माँ उसकी मौजूद थी, लड्डू देवी, कि साहब यही काम उस समय भी हो सकता था, कम से कम हमें उसका शरीर देखने को मिलता। हम हर दरवाजे पर भटके हैं, पुलिस का कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं है जहां हम लोगों ने 10-10 बार दस्तक न दी होगी, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। और अंत में थोड़ी सी मेहनत में हमारे लड़के का कंकाल ही सही कुछ तो हमें मिल गया। आज की घटना देखिए, मृतक आशीष का गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चला, और जैसे हमेशा होता है कि पहले गांव वालों को पता लगता है, फिर लड़की और लड़के के घर वालों को पता लगता है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी मोहल्ले में अगर ऐसा कोई प्रेम प्रसंग चला तो सबसे पहले मोहल्ले वाले हल्ला करते हैं, और जब ज़्यादा हल्ला होता है तब माँ बाप कहते हैं अरे ये क्या हो गया, मतलब ऐसा बताते हैं जैसे उन्हें जानकारी ही नहीं है। जैसे ही लड़की के घर वालों को ये पता लगा कि गांव में इस तरह का हल्ला है, तो जैसे कि हाँ, एक सामाजिक परिकल्पना है, समझ लीजिए एक सामाजिक नियम बना हुआ है कि जब ये पता लगे कि लड़की का कहीं मतलब इधर उधर की बात उसके बारे में सुनने में आ रही है,
तो फौरन उसके हाथ पीले कर दीजिए। मतलब इस संकट से निकलने का एक ही उपाय उस सामाजिक नियम में है कि फौरन शादी करो, अपने घर से इसे दूसरे के घर भेजो, वहाँ इसकी सुरक्षा करने के लिए इसका पूरा ससुराल और इसका पति मौजूद मिलेगा। अच्छा, अगर गांव के लोगों पर बहुत ज़्यादा कोई ध्यान न दे, यानी गांव की जो ये चिल्लपों है वो लड़की के घर वालों तक न पहुँचे या उनको जानबूझकर न सुनाई दे, तो ये समाज के जो 4 लोग होते हैं वो चलते रास्ते में उनको रोक कर ये बता देंगे कि लड़की की शादी कहीं कर दीजिए। अब थोड़ी थोड़ी बदनामी हो रही है। और इस नियम में या इस परिकल्पना में कि लड़की के बारे में कुछ भी सुनिए तो हाथ पांव पीले करके फौरन शादी कर दीजिए, इसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि लड़की या लड़के से कोई पूछताछ की जाए कि भाई ये बात चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है, तुम लोगों का कितना इन्वॉल्वमेंट है, तुम लोग क्या चाहते हो। इसकी कतई कोई गुंजाइश नहीं है। कोई नियम या उपबंध इस सिलसिले में नहीं है। जहाँ तक समाज के इस नियम का सवाल है कि लड़की के बारे में कुछ भी सुनाई पड़ जाए, हाथ पीले करो, फौरन उसको ससुराल भेज दो। तो इस तरह का कोई प्रोविज़न ही नहीं है। मतलब लड़के का लड़की की तरफ देख लेना ही गंभीरतम अपराध की श्रेणी में आ जाता है। वो समाज जो बदल तो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। अगर लड़की वाले दबंग हुए, मान लिया कोई हल्ला सुगबुगाहट, कोई किस्सा कहानी तैरने लगा गांव में या शहर में, तो अगर लड़की वाले दबंग हैं तो लड़के को निश्चित रूप से महीने 2 महीने में निपटा देंगे। और अगर लड़के वाले दबंग हैं एक तो वो निपटा देंगे, और लड़की वालों को ये पता लग जाए कि दबंग हैं लड़के वाले, तो फौरन मतलब तत्काल प्रभाव से शादी ढूंढ के उसकी शादी तय कर देंगे ताकि वो गांव से दूर हो जाए। अच्छा, ये सारी जो सामाजिक परिकल्पनाएं हैं कि साहब शादी ही एकमात्र उपाय है, शादी ही एकमात्र जरिया है ऐसी बदनामी से दूर रहने का। अब ये परिकल्पना और ये सिद्धांत, इसकी खोज कब हुई और कब से ये अलिखित सामाजिक सिद्धांत लागू हुए, इसका इतिहास और कानून के किताबों में कोई जिक्र नहीं है कि आखिरकार ये शुरू कब से हुआ। कि भाई लड़की के बारे में आप कुछ भी सुन लीजिए कि आज फलां के साथ वो रास्ते में दिखाई पड़ी, या ये सुन लीजिए कि फलां लड़के के साइकिल से लड़का जा रहा था तो बगल में ये भी साइकिल चलाते हुए जा रही थी, चाहे दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा भी न हो, लेकिन अगर ये कान तक पहुंची लोगों के तो शादी ढूंढना शुरू कर देंगे। तो इस आज की घटना में ही जैसे ही लड़की के घर वालों को पता लगा तो उन्होंने पूरी ताकत लगाकर जल्दी से जल्दी शादी तय कर दी और घर से विदा कर दिया। आशीष के पैरों तले जमीन खिसक गई और नीरज जी की वो पहली और अति प्रसिद्ध जो कविता है वो बिल्कुल फिट बैठती है इस अपराध की इस सीन पर या अपराध के इस घटना चक्र पर कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे और हम लुटे पिटे वक्त से पिटे पिटे दाम गांठ के गवां बाजार देखते रहे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। देखिए, नीरज जी के बारे में चूँकि बहुत बड़े कवि थे, पद्म विभूषण थे, उनके गाने सदाबहार गाने आज भी फिल्मों के जो उनके गाने हैं वो आज भी सबसे कर्णप्रिय और सबसे मीनिंगफुल गाने माने जाते हैं। और उनका जो ये दर्द था, उनका जो जब वो उनको भी अपनी जवानी में किसी से प्यार हुआ होगा, घर के सामने ही रहने वाली वो लड़की थी और एक दिन बारात आई। नीरज जी छत से निहारते रहे। अगले दिन डोली चलती थी, अगले दिन उसकी विदाई डोली में होने लगी। नीरज जी अपनी छत से देखते रहे और फिर उसके बाद उन्होंने ये अपनी पहली कविता, पहली कृति उनकी कि कारवां गुजर गया गुबार देखते, आज भी उतना ही प्रसिद्ध है। ये नीरज का दर्द था। और अगर
उनके दर्द को, ये आप कविता अगर पूरी पढ़ेंगे तो एक एक शब्द हजार हजार मायने लेकर आप इसको पढ़ेंगे तो आप अपने आप को किसी न किसी से रिलेट जरूर कर लेंगे। और इसी कविता ने, उनकी इसी रचना ने नीरज को नीरज बना दिया, और ऐसा नीरज बनाया उनको कि आज तक उनकी मृत्यु के बाद दूसरा नीरज या उनके जीवन काल में दूसरा नीरज पैदा ही नहीं हो पाया। आशीष या आज की नौजवान पीढ़ी के कोई लड़के हैं, उनमें इतना पेशेंस नहीं है जो नीरज ने दिखाया था, कि वो घर के भीतर महीनों सालों कैद रहे और लिखते रहे। एक के बाद एक उनकी ऐसी कविताएं हैं कि आप पढ़ेंगे, आप दर्द, असहनीय दर्द आपको होगा जब वो आप पढ़ेंगे, और उनको ध्यान रखेंगे कि उनके सामने जब ये हुआ होगा तो वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। तो उनके पास पेशेंस था। लेकिन आज नीरज, आज आशीष झा या उनके जैसे तमाम और नौजवानों में या किसी नौजवान में अब उतना पेशेंस नहीं है कि वो कविता लिखना शुरू कर दें, शेर व शायरी लिखनी शुरू कर दें, कोई उपन्यास लिखना शुरू कर दें, कोई इस पर कहानी संग्रह लिखना शुरू कर दें। ऐसा पेशेंस अब किसी में नहीं है। अब तो एक लाइन का डायलॉग है जो बड़ा प्रचलन में है कि अगर मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। तमाम फिल्मों में ये डायलॉग हैं, और तमाम आप फेसबुक के पोस्ट देखिए कि क्या क्या लंतरानियाँ वहाँ इस उम्र के लड़के करते हैं। और ज़्यादातर नाकाम प्रेमी जितने हैं वो यही डायलॉग मारते हैं, बिल्कुल यही गाना गाते रहते हैं, राग झिझोटी की तरह कि साहब मैं किसी का नहीं होने दूंगा। आशीष चूंकि सोशल मीडिया पर विचरण करने वाला प्राणी था, उसने ये दिमाग लगाया कि लड़की से उसके अंतरंग संबंधों के समय की फोटोग्राफ अगर उसके पति तक पहुंच जाएगी तो पति उसको निकाल बाहर करेगा, और जब वो उसको वहाँ से निकाल बाहर करेगा तो बिल्ली के भाग से ही छींका टूटेगा और वो भाग के मेरे पास आ जाएगी। मतलब ऐसे ऐसे हवा हवाई ख्याली पुलाव पकाने वाले इस नौजवान पीढ़ी का भगवान ही मालिक है कि ये सोचना कि अगर उस तक पहुंच जाएगी तो वो फौरन उसको धक्का देके बाहर कर देगा और फिर हमारा काम बन जाएगा। वो कहाँ जाएगी इसके बाद, मेरे पास ही आएगी। तो उसने उस अंतरंग पलों के जो फोटोग्राफ उसकी मोबाइल में कैद थे, उसने एक एक करके फेसबुक पर पोस्ट करना शुरू किया। और जैसा वो चाहता था कि ये फोटोग्राफ उसके पति के पास तक, राजीव कुमार के पास तक पहुंच जाएं, तो वो राजीव कुमार को उनके दोस्तों ने पहुंचा दी। उसे उम्मीद थी कि राजीव कुमार रिएक्ट करेगा, किसी को मेरे पास भेजेगा, फिर मैं उसे और जो फोटोग्राफ है वो दे दूंगा तो फौरन वो उसको निकाल बाहर करेगा। लेकिन राजीव कुमार ने, वो शांति से, उसने उससे कोई संपर्क नहीं किया। वो इंतज़ार ही करता रहा कि अब संपर्क होने वाला है, लेकिन कोई संपर्क नहीं किया। अपने दोस्तों से संपर्क किया और फिर बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड प्लान करके उसको दरभंगा के रास्ते से उठा लिया, अपहरण किया, मार दिया, उसके बाद खोद के एक बगीचे के भीतर जमीन में गाड़ भी दिया। मतलब उसने इनको ऐसा निपटाया। ये आशीष, ये दिमाग में आशीष के ये था कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा और आ जाएगी। लेकिन दूसरा इसका जो पहलू है, कभी नहीं सोचा कि शेर को सवा शेर भी मिलते हैं, और वही हुआ। सवा शेर ऐसा मिला कि आशीष के घर वालों को 2 साल तक बॉडी तो क्या, हड्डी भी नसीब नहीं हुई आशीष की। ऐसा निपटाया। तो मेरा ये कहना है कि वैसे तो ये वाला रोग जो है बड़ा गंभीर और असाध्य रोग है। जिसने इसको पाल लिया, यानी रोग को पाल के उसको पलने, बढ़ने और पुष्पित पल्लवित होने दिया, उसका हश्र बहुत अच्छा नहीं हुआ। एक तो ये रोग पालिए नहीं। अगर ये रोग आप में आ ही गया या आपने पाल ही लिया तो पेशेंस रखना होगा और शांत चित्त से इस तरह के मामलों में
विचार करना चाहिए, कभी तेजी नहीं पकड़नी चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये सोच रहा हूँ तो यही होगा, कभी नहीं सोचना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि शेर को सवा शेर मिलने में समय नहीं लगता। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।